सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और जैसा कि आपको फ्रंट थंबनेल देखकर ही पता लग चुका होगा कि आज हमारी ये चर्चा और ये वीडियो किस पर है। जी हाँ, ये झारखंड सिविल कोर्ट का जो एग्जाम जो होने वाला है असिस्टेंट को लेकर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें अब अगले 30 दिनों की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना बेस्ट दे सके, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम लोग झारखंड सिविल कोर्ट के असिस्टेंट के एग्जाम के बारे में कुछ देखते हैं। ठीक है। और जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक पेपर कटिंग जो मैंने लगाया है। ठीक है, पेपर कटिंग जो हमने लगाया है यहाँ पर, और ये झारखंड सिविल कोर्ट के एग्जाम को लेकर ही था। ठीक है, कि ये 21 तारीख को ये बताया जा रहा है, 21 सितंबर, 21 सितंबर। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक सूचना हमें नहीं मिली है। देयर इज नो ऑफिशियल नोटिस, जो मतलब झारखंड के हाई कोर्ट के वेबसाइट पर या किसी भी सिविल कोर्ट पर आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये अखबार में आया है। अब ये चूंकि झारखंड है, यहाँ पे कुछ भी संभव है। ठीक है, तो हम लोग इस डेट को एक डेडलाइन मान सकते हैं, इसको एक वार्निंग के रूप में हम लिख सकते हैं। और अपनी जो धीमी पड़ी जो कोई तैयारी है, तो उसमें आप गति ला सकते हैं। या फिर आपकी तैयारी हो चुकी है, तो आप ये समय आ चुका है कि आपको अपनी तैयारी को समेटने का समय आ चुका है। क्योंकि देखो, होता क्या है कि कितना भी लंबा एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो 6 महीने 8 महीने जितनी भी आपने तैयारी कर रखी होती है, लेकिन अंतिम के जो आप 20-30 दिनों में जो पढ़ पाते हो ना, जो पूरा मगअप कर पाते हो अपने माइंड में, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा होता है, निकलता है। तो उसी प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। और हम लोग 21 सितंबर ही डेट को मानकर चलेंगे कि हमारा जो एग्जाम जो होने वाला है 21 सितंबर को होने वाला है। और ऐसा तो हमने पहले ही बता चुका है कि चर्चा कर चुके हैं कि इसमें कितनी सीटें हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें हम संक्षिप्त विवरण भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, वी विल सी इट्स ब्रीफ डिस्कशन ऑल्सो अबाउट इट। ठीक है, जैसे कि इसमें 400 से आपके अधिक सीट हैं, और ये अपने आप में एक अच्छी खासी चोटी है। ठीक है, क्योंकि झारखंड में होता क्या है, क्योंकि झारखंड में आमतौर पर जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरल इंग्लिश को लेकर नहीं चलते हैं, स्पेशली जो झारखंड एग्जाम पर फोकस होते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे इन तीनों सेक्शंस को देखना है, ठीक है, कौन सा सेक्शन हमारा फेचिंग मार्क्स हो सकता है, इन सब पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग मतलब जो हालिया में जो रिसेंट में जो झारखंड हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, हाईकोर्ट का असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है, उसके पेपर को भी हम लोग को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो भी और दूसरे जो सिविल कोर्ट या फिर स्पेशली यदि आप हाईकोर्ट को लेकर चलोगे, किसी भी स्टेट के हाईकोर्ट के एग्जाम को लेकर, तो सिविल कोर्ट तो आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि इसमें जो सेक्शन है, जो पैटर्न है, वो हूबहू झारखंड हाई कोर्ट से मिलता जुलता क्या सेम पैटर्न है। ठीक है, झारखंड सिविल कोर्ट का भी फर्क बस आपका होगा आपके लेवल में, मतलब क्वेश्चंस के लेवल में हो सकता है। ठीक है, बाकी जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, ये पूरी तरह से सेम है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, पहले तो हम लोग एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट्स है। जैसे पहला जो है हमारा जो सब्जेक्ट जो बनता है यहाँ पर, द फर्स्ट वन इज दैट इज मैथ्स। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स, और इसमें रीजनिंग भी आपका आ जाएगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग। ठीक है, अब जो दूसरा पेपर जो है, मतलब दूसरा सेक्शन जो है, दैट इज इंग्लिश। और देखिए, हाई कोर्ट का एग्जाम हो या सिविल कोर्ट का एग्जाम यदि आप ले रहे हो, तो वहां पर आपको तो इंग्लिश पे तो आपको कमांड होना ही चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट के जो अधिकतर जो कार्यशैली है, ये आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलती है। और दूसरा है आपका जनरल नॉलेज, अंतिम सेक्शन।
इसको कि हम लोग जीके के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाएगा। तो ये तीनों सेक्शंस हैं। अब तीनों सेक्शंस के आपको मतलब ये भी पता है कि इसमें कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये मैथ्स रीजनिंग मिला के इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि मैथ से आपको 15 मिलेगा और रीजनिंग से 15 मिलेगा। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। और इसमें भी आपको इंग्लिश में जो 20 प्लस 10 का सेक्शन होगा, 10 जो होगा 10 नंबर का, ये आपका ऐसे पर पूछा जाएगा। ठीक है, और जीके आपको अपने आप में 30 क्वेश्चन होगा। इसमें संपूर्ण जीके होगा जो आप जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग आपका करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि होता क्या है कि किसी का मैथ्स अच्छा होता है। ठीक है, यदि आपका मैथ्स अच्छा है, यदि आपका मैथ्स अच्छा है तो आपका रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छा होगा। लेकिन रीजनिंग अच्छा है तो मैथ अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा जरूर होता है कि मैथ्स में यदि आपका कमांड है तो रीजनिंग में कमांड आपका ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है और किसी का जीके पे ही पूरा कमांड होता है। ठीक है, इसीलिए वो ऐसे स्टूडेंट अधिकतर आपको पीसीएस में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट हमको देखना है, तो यहाँ पर संतुलन भी बनाना है और हमें स्कोर भी ज्यादा करना है। ठीक है, देखो होता क्या है कि आप मैथ्स रीजनिंग बनाओ या ना बनाओ, ठीक है, आप में उसे कमांड हो ना हो, लेकिन इसमें ये एक यूनिवर्सल देखा गया है कि मैथ्स और रीजनिंग में आपको श्योर शॉर्ट नंबर आते हैं और ये पूरी तरह स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर मैथ्स है और यहाँ पर हाईकोर्ट के एग्जाम को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये सिविल कोर्ट को लेकर। दूसरा जो आपका मार्क फेचिंग इस जो एग्जाम में देखेगा वो इंग्लिश दिखेगा। क्यों दिखेगा वो भी मैं बताऊंगा। जीके का क्या होता है कि चूंकि ये एग्जाम आपको बहुत डिले होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम आपको रेगुलर हो रहा है। इसमें एक तो आपको खुद के पीवाई को देखने को नहीं मिलेंगे, आपको दूसरे स्टेट का सहायता लेना पड़ेगा। तो जीके का इसमें आपको बहुत ज्यादा इसमें आपको वैल्यूएबल, यदि स्पेशली आप जीके पे कमांड आप पहले से नहीं कर रखे हो तो अंतिम समय पे इसको आपको बहुत ज्यादा इनपुट देकर भी आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें यह देखना है कि हमें मैथ्स रीजनिंग में ज्यादा स्कोर करना है। यदि आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपको इंग्लिश में ज्यादा स्कोर करना है, और जीके में तो आप मान लो आप मॉडरेट तक ही आप रह पाओगे। ठीक है, किसी का हो सकता है कि देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन, दो मान लीजिए 30 में 25 स्कोर कर ले रहे हो। ठीक है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में इतना तय रखिए कि मैथ्स रीजनिंग में आपको हर हाल में 28 तो करना ही करना है। वो भी मैं सही की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 28 कम से कम। इसमें भी मान लीजिए रीजनिंग में मान लो आप 19 कर लो, ठीक है, 15 में आप 14 कर लिया, मैथ्स में भी मतलब 27 28 तो कहीं जाने नहीं चाहिए। इंग्लिश में मान लीजिए 30 नंबर का सवाल बनता है। देखिए ऐसे में क्या होगा कि ऐसे चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाना है और इसमें आपका मैथ्स जो कि आपका टाइम खींचेगा, रीजनिंग टाइम लेगा। ठीक है, जीके चलो आप टाइम नहीं लेगा, आप आएगा आप तुरंत उसे टिक करके आगे बढ़ोगे। लेकिन ऐसे एग्जाम में क्या होता है जिसमें मिक्सअप एग्जाम होता है, इसमें ऐसे पे ध्यान देना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में मैं बहुत ज्यादा इसमें मार्क्स की उम्मीद नहीं करता हूं। तो हमें इस 20 नंबर पर कमांड करना पड़ेगा, इंग्लिश के इस 20 नंबर पर। वो कैसे होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, और जीके आप जैसे पढ़ते आ रहे हो, कुछ यहाँ पर मैं स्पेशल टॉपिक्स यहाँ मेंशन करूंगा, उसको अलग से आप जरूर तैयार कर लेना, या आपने यदि उसको पढ़ रखा है या नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग मैथ्स को देखते हैं। मैथ्स में भी हमको पता है कि दो तरह के मैथ्स होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक, ठीक है, दूसरा होता है आपका एडवांस। लेकिन अमूमन जो कोर्ट वाले एग्जाम जो होते हैं इसमें एडवांस आपको नहीं पूछा जाता है, तो आप अपने राहत के सांस आप ले सकते हो कि आपको अर्थमेटिक पे अच्छा कमांड करना है। ठीक है, आपको अर्थमेटिक पर अच्छा कमांड करना है। अब इनमें अर्थमेटिक में जो भी आपके चैप्टर आते हैं, ठीक है, उसको आपको बढ़िया से कर लेना है। ठीक है, अर्थमेटिक में मान लीजिए आपका अर्थमेटिक में भी आपके अच्छे खासे लेसन आते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक में जो भी आपका लेसन होगा उसको आपको बढ़िया से करना है। और इसमें मैं सोर्स आपको बता देता हूं, अभी हालिया में जो रेलवे एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उसका यदि आपको कंपाइलेशन कहीं से मिल जाता है, या स्पेशली आप पहली बात तो झारखंड में कोर्ट के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको ना जाइए, उनसे मैथ खोजिए। दूसरा, आप पटना हाईकोर्ट के एग्जाम्स को भी देख सकते हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट को भी एग्जाम्स को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम में इलाहाबाद
हाईकोर्ट जो कि काफी फेमस कोर्ट है, काफी प्रसिद्ध कोर्ट है हमारे देश का, ठीक है। उसका प्रॉपर जो एक क्वेश्चन बैंक है वो मैंने आपके सामने आपके साथ साझा करा है टेलीग्राम में, आप उसे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यदि आपने इतना कर लिया, ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपको सब करते जाना। मान लीजिए आपने परसेंटेज चैप्टर उठाया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज यू आर डूइंग परसेंटेज चैप्टर, ठीक है। अब परसेंटेज में भी क्या होता है कि 10-15 तरह के सवाल बनते हैं, 10-15 तरह के मतलब टाइप्स होते हैं। आपने एक टाइप बनाया, आप क्वेश्चन बना रहे हैं, सिर्फ डाटा चेंज है लेकिन सेम क्वेश्चन है, आप उसको स्किप करो, आप आगे बढ़ो, ठीक है। आपको कम समय में यही करना है। अब इसमें भी मान लो मैथ्स में जो चैप्टर होते हैं, परसेंटेज होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है, SI CI होता है, ठीक है, इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस होते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपका एवरेज होता है, टाइम एंड वर्क होता है, ठीक है, या फिर पाइप एंड सिस्टम्स भी होता है, इसका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, या फिर बोट एंड स्ट्रीम भी होता है, ठीक है, ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, और एक नंबर सिस्टम और डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। आप इसमें इतने सारे चैप्टर में आपको स्पेशली ये करना है कि फॉर्मूला जहां जहां भी बनता हो, ठीक है, फॉर्मूला को तो बाय हार्ट देख लेना है, क्योंकि कई सवाल ऐसे होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। सिविल कोर्ट एग्जाम में आप यदि फॉर्मूला मिस कर दोगे तो आप पूरा क्वेश्चंस मतलब एक मुफ्त का मार्क्स आप वहां पे मिस कर दोगे। तो आप इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बनते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मैं कंसेप्चुअल की भी बात नहीं कर रहा हूं, आप उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप बोलिएगा कि मैं PIQ सॉल्व करा दूं, मैथ्स का क्वेश्चन या सेट आपके लिए तैयार करूं, ठीक है, तो वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये करना, ये जितने भी PIQ हैं, ये जो भी एग्जाम जो हमने आपको बताया, झारखंड हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम और इलाहाबाद में जो भी मैथ्स के सवाल हैं, अर्थमेटिक वाला पोर्शन है, उसको आपको बना के जाना है, ठीक है। रीजनिंग, आप रीजनिंग के लिए क्या करो, रीजनिंग में आपको बारी बारी से चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग था रीजनिंग की। रीजनिंग में नो नीड टू स्टडी ऑल चैप्टर्स, मतलब ऑल चैप्टर्स कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि अभी हम लेसन 1 पढ़ रहे हैं, लेसन 2 देख रहे हैं, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं। आप इसमें एक मिक्स पेपर उठाओ किसी भी एग्जाम का, एक ठीक ठाक लेवल का, वैसा नहीं कि आप IPS बैंक का उठा लेना, ठीक है। आप रेलवे का ही उठा लो, ठीक है। अभी चूंकि हाल में रेलवे का ही एग्जाम हमारे पूरे देश में चल रहा है, ठीक है, रेलवे का एग्जाम उठा लो, या झारखंड में भी आपको दरोगा उरोगा में यदि रीजनिंग पूछा गया या फिर और भी दूसरे एग्जाम में, ठीक है, तो आप उसको उठा सकते हो। उस पेपर को उठाइए, आप उसको सॉल्व करिए। सपोज उसमें 50 क्वेश्चन है, या चलो उसमें 25 सवाल है, आपने बनाया, आपको मान लीजिए उसमें 22वां सवाल नहीं बना, तो देखो कि 22वां सवाल किस चैप्टर से बिलोंग करता है। सपोज वो ब्लड एंड स्ट्रीम से है, ब्लड एंड स्ट्रीम से है, तो फिर आप ब्लड एंड स्ट्रीम के एक वीडियो देखो, यूट्यूब में खोलो, आप उसको देख लो। रीजनिंग की तैयारी आपको ऐसे ही करनी होगी, ठीक है। और रीजनिंग आप ऐसे ऐसा कोशिश करो, मान लो आज 24 अगस्त है, यानी आपके पास यहां से देखा जाए तो मोटा मोटी लगभग 28 दिन है। तो 28 दिन में इतना जरूर कोशिश करिए कि हर एक अल्टरनेट डेज आप रीजनिंग जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। तो कम से कम 14 सेट आपको लगाने ही लगाने रीजनिंग के, क्योंकि मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि रीजनिंग पे हर वो स्टूडेंट काम कर सकता है, चाहे वो मैथ्स पर कमांड हो ना हो, ठीक है, चाहे आपका इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं हो, लेकिन रीजनिंग मोटा मोटी सबका एक बेसिक रीजनिंग सबको आती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर एक अल्टरनेट डेज आप एक रीजनिंग का सेट उठाइए और उसे बनाइए, बना जाइए। ये तो हो गया हमारा रीजनिंग का। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इंग्लिश के बारे में, ठीक है। यदि मैथ्स रीजनिंग के बाद यदि कोई आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला है इस एग्जाम में, तो इंग्लिश ही होगा। आप किसी में अपवाद हो सकता है स्टूडेंट में, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट जितने भी होंगे, या स्पेशली यदि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आप देखोगे 400 स्टूडेंट में, तो 50% 60% स्टूडेंट में आपको यही रेशियो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इंग्लिश में हमें क्या करना है वो थोड़ा देख लेते हैं, किन किन टॉपिकों पर हम लोग को इसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इंग्लिश में जैसा कि आपको 20 MCQ देखने को मिलेंगे,
और प्लस 10 नंबर ऐसे के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे की मैं बाद में बात करूंगा, पहले इस 20 एमसीक्यू को हम लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो टॉपिक्स पे कमांड करना है, एक तो आपको वॉइस को देख लेना है, वॉइस। दूसरा, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रामर, ग्रामर में भी स्पेशली आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल्स हो गए, इसमें तो खैर संपूर्ण आपका इंग्लिश ही समा जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर को हम लोग बैक सीट पर रख सकते हैं। अब इस 20 एमसीक्यू में भी आपको जो सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला है, दैट इज वोकेब, यानी वोकेबुलरी, जिसे हम लोग इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं। ठीक है, अब इस वोकेब में क्या क्या होगा, वोकेब में देख सकते हैं आप। पहला जो इसमें होगा आपका, इसमें होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो हम लोग हिंदी में भी करते हैं। ठीक है, दूसरा होगा इसमें एंटोनिम और सिनोनिम। ठीक है, एक तो हो गया समानार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, अब इसमें भी आपको सिनो याद करना है, कि इसके बारे हमने आपको स्ट्रेटजी पिछली जो वीडियोस में, आप उसको भी एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखना है हमें, इसके अलावा हमें इसमें देखना है आइडियम एंड फ्रेजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, और इसके अलावा और एक देखना है इसमें, एक वन वर्ड हो गया, एक एंटोसिनो हो गया, एक आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया। इसके अलावा आई थिंक मैं एक चीज इसमें भूल रहा हूं। ठीक है, इतने चीज आपको कर लेना है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपने इसको याद करके रखा है, तो ये आपको सॉलिड शॉर्ट नंबर दिला के चल जाएगा। लेकिन ग्रामर में क्या होगा कि आप 100 आउटपुट दोगे, आपको 100 कभी अचीव नहीं होता है इसमें। ठीक है, 90 होगा, जो भी बेस्ट स्टूडेंट होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज वोकेड है, ये आपको सिर्फ याद करना है, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अब इसको भी हम लोग कैसे तैयार करेंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा नहीं, विस्तृत ही बता देता हूँ। ठीक है, आप इसमें सबसे पहले एसएससी का जो भी क्वेश्चन बैंक है, आप उसको उठाइए। टीसीएस ने जब से एग्जाम लेना शुरू करा है 2017-18 से, पूरा वोकेब आप उसमें याद कर जाइए, वन वर्ड सब चीज आपको मैक्सिमम उसी में से कवर हो जाएगा। ठीक है, और एंटो सीनो में क्या करना है, आपको सीनो याद करना है पहले। ठीक है, सीनो याद कर लोगे तो एंटो नहीं भी याद करोगे तो आप एग्जाम में आप उसमें ऑप्शन देखकर खेल सकते हो। तीसरा आपको यही करना है, एसएससी का सवाल उठाइए। ठीक है, आप इसमें भी एसएससी आप पिनिकल की बुक ले सकते हो। ठीक है, या ब्लैक बुक लिख सकते हो। ब्लैक बुक चूंकि सिर्फ वोकेब के लिए ही जानी जाती है, और मैं यहाँ किसी प्रकार के बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों ही बुक को मैंने देखा है, बहुत नजदीक से पढ़ा भी है, ये मेरे स्कोरिंग में काफी हेल्पफुल रही है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यदि इसकी भी कोई सीरीज आप चलाने बोलोगे तो इसकी सीरीज पे अभी हम लोग अभी तुरंत इस पर निर्णय करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हो गया हमारा जो नेक्स्ट फेचिंग मार्क होगा हमारा इंग्लिश में, वो हमारा होगा पैसेज। ठीक है, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उससे आधारित आपको 5 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 5 सवाल आप वहां पे सॉलिड, क्योंकि उसका आंसर आपको पैसेज में ही ढूंढना है, तो इसकी प्रैक्टिस लेकिन आपको करनी पड़ेगी। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या करना, एसएससी का जो सवाल है, एसएससी का जो भी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, या फिर सीपीओ का जो क्वेश्चन बैंक है, उसको उठाइए और जो भी पैसेज है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप मान लो पैसेज आपको कम से कम रोज इस पे भी आपको कमांड करने की आवश्यकता है। कम से कम आपको रोज 2 से 3 पैसेज, कम से कम 20 सवाल तो पैसेज आपको रोज बनाने ही चाहिए। अभी से टारगेट करके चलो तो कम से कम यहाँ पर आपको 500 सवाल पैसेज आधारित आपको सॉल्व कर लेने। ठीक है, इसके अलावा बाकी आ जाता है आपका सेंटेंस करेक्शन में। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन भी आपका इस ग्रामर के अंदर ही आता है। ठीक है, यदि आपको ग्रामर में कमांड है तो आपका सेंटेंस करेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक,
इसके अलावा और एक सेक्शन है डेट इज फिलर्स। ये भी थोड़ा मार्क स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन इसमें भी ये दिक्कत है कि इसमें भी आपको ग्रामर का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं, आपको देख लेने हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो भोके वाला पार्ट है मैं इसको आपको तैयार करवा दूं। ठीक है, या फिर इसके रिलेटेड जो भी मटेरियल है या फिर पीवाईक्यू आधारित जो भी पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने मतलब साझा कर दूं एक जगह पर। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है जीके। ये अपने आप में कहते हैं कि कई बार जीके के बारे, अरे यार जीके का तो कोई सिर पैर ही नहीं होता। बात सही भी है, और खासकर वैसा एग्जाम जो फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा है, जिसका कोई प्रॉपर सिलेबस डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जैसा इस तरह से जेपीसी का है, इसमें कि हर सेक्शन से इतने सवाल आ रहे हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्मार्ट अप्रोच करने की आवश्यकता होती है, किसमें, जीके में। ठीक है, जीके प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, अब करंट अफेयर में भी आपको देखना है कि स्पेशली क्या देखना है। स्पेशली आपको जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम से स्पेशली जो मोदी गवर्नमेंट में जो भी स्कीम्स आए हैं उन सबको देखना है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो झारखंड स्टेट का कोई स्कीम्स है, ठीक है, स्पेशली इस हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जो भी रहा है उन सबको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसका हेडक्वार्टर देखना है, प्लस इसका कोई मेंबर ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है उसको देखना है, प्लस इनके जो स्पेशल जो चेयरमैन है यदि उसमें किसी प्रकार का बदलाव हुआ है, या फिर जितने भी मेन चेयरमैन है उसको तो आपको देखना ही है, या फिर कोई बदलाव हो तो उसको श्योर शॉट देखना है, मतलब प्रेसिडेंट हो गया। इसके अलावा जो फेमस अवार्ड्स हैं वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी हालिया में जैसे फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, ठीक है, या फिर नोबल अवार्ड जो होता है वो देखना है। इसके अलावा जो सिविलियन अवार्ड जो दिए जाते हैं भारत में, भारत रत्न से लेकर आपका पद्मश्री है, उसको एक बार देख लेना है। ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड तो जरूर ही देखने हैं आपको, और स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स भी देखने हैं। ठीक है, प्लस हाईकोर्ट से संबंधित, हाईकोर्ट से संबंधित यदि जज कहां कहां पर चेंज हुए, चीफ जस्टिस, उनको जरूर देखना है। ठीक है, और एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस को भी देख लेना है। ठीक है, प्लस इस हाईकोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन कहां से कहां आता है, ठीक है, कौन कोई किस किस जगह कवर कर रहा होता है उसको भी देखना है। ठीक है, तो इतना तो आपको करना ही है। और करंट अफेयर के लिए बेहतर ये रहेगा कि या तो आप स्पीडी बुक को आप देख सकते हो, स्पीडी बुक में जो भी आपको दिया हुआ है, और कम से कम इसमें मान के चलिए कि जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स जितने भी उनको बाय हार्ट एकदम बहुत अच्छे से कर लेना है। और यदि आपके पास समय बचता है तो आप 6 महीना थोड़ा पीछे जा सकते हो। ठीक है, लास्ट जुलाई से लेकर फिर में जुलाई इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट आप इसमें आप ले सकते हो, आई थिंक अगस्त, अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 का, जो इसमें इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जनवरी 25 ऑनवर्ड्स आपको अच्छे से करनी ही है। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट प्रोपोर्शन जो हमारा बनता है दैट इज पॉलिटी। पॉलिटी, पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में आपको सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर हमारा पॉलिटी से जो बेसिक सवाल जो बनते हैं उनको देख लेना है। जैसे पार्ट्स हो गए, ठीक है, शेड्यूल्स हो गया, इन दोनों को देख लेना है। इसके अलावा इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स जो है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखना है।
ठीक है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी हुए इंपॉर्टेंट, उनको अच्छे से देखना है। इसके अलावा जो भी गवर्निंग बॉडीज जो होती हैं, ठीक है, या फिर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, गवर्नर हो गया, पीएम हो गए, सीएम हो गए, लाइक दैट, इन सबको अच्छे से देखना है। ठीक है। इसके अलावा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को तो जरूर देखिएगा। ठीक है। इसके अलावा आप जैसे आर्टिकल आप तैयार कर रहे होंगे, तो उसमें भी आपको ये जरूर कमांड करना है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी। ये तीनों ऐसे सेक्शंस हैं, ठीक है, जो अमूमन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस। और ये चूंकि ये हाई कोर्ट का एग्जाम है, मतलब सिविल कोर्ट का एग्जाम है, तो जो भी कोर्ट संबंधित जो भी आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, हाई कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, इन तीनों को भी अच्छे से देखना है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जो नेक्स्ट जो सेक्शन बनता है इसी जीके के अंदर, दैट इज स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या देखना है? सबसे पहले तो स्पोर्ट्स को जरूर कवर करना है। ठीक है। इसके अलावा आप नेशनल डांस को कवर करना है, और इसमें भी क्लासिकल डांस को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखिएगा, इंक्लूडिंग उनके हेडक्वार्टर्स। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको देखना है नेशनल पार्क्स जो हो जाते हैं, नेशनल पार्क्स या जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको देखना है। रामसर साइट्स को देखिएगा। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में आपको टेम्पल्स के बारे में देख लेना है थोड़ा। ठीक है। इसके अलावा आप इसमें आप अवार्ड्स को भी देख सकते हो। अवार्ड्स का जो स्टैटिक पोर्शन होता है, यानी कब शुरुआत किया गया है, उसमें यदि कुछ खास तरह का प्राइज मनी है, कितने का प्राइज मनी है, लाइक डेट, उनको देखना है। नेक्स्ट है हमारा जियोग्राफी। ज्योग्राफी में क्या करना है? आपको माउंटेन्स एंड पास देखना है। क्योंकि अमूमन यहाँ पे सवाल बनते ही बनते हैं। दूसरा, आपको नेबरिंग कंट्रीज से हमारा जो भारतीय सीमा है कैसे कैसे साझा करता है, उसको देखना है, बाउंड्री। ठीक है। कैपिटल एंड करेंसीज को देख लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा जो उनके जो नेबरिंग कंट्रीज का जो स्पेशली यदि उसका कुछ नेशनल गेम क्या है, ठीक है, नेशनल फ्लावर क्या है, और वैसे भी कंट्रीज जो अभी चर्चा में रहे हैं, उनको भी देखना है। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोर्शन है, आप हिस्ट्री। हिस्ट्री में अमूमन जितने भी डायनेस्टीज हुए, क्रोनोलॉजी देख लेना है उनका, क्रोनोलॉजी ऑफ डायनेस्टी, और उनके फाउंडर एंड देयर फाउंडर्स। ठीक है। इसके अलावा बच जाता है हमारा इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स में आपको देखना है आरबीआई को, ठीक है, बैंकिंग को, ठीक है, स्पेशली 5 ईयर प्लान को तो जरूर ही देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेंसस को भी जरूर देखिएगा। तो ये हमारा हो गया, एक स्ट्रेटजी हो गया। और अगले 30 दिनों तक हमें स्टिक करना है, 30 दिनों तक। और हमें क्या क्या करना है कि रोज आपको एक फुल सेट पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमने आपको जरूर बताया, रीजनिंग आपको हर अल्टरनेट डेज में जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। और उसी से आपको पता चलेगा कि आपका किस टॉपिक में कमांड नहीं है, ठीक है। संभव हो तो मैथ्स के भी मैथ्स का एक सेट रोज लगाना है, ठीक है। आप सप्ताह में इसे बांध दो कि आपको 5 दिन तो करने ही करने हैं, बाकी एक पीवाईक्यू, एक रीजनिंग, मैथ्स, और यहां से भोके भी याद करना शुरू करिए, ठीक है। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, सिनोनिम्स होंगे और आइडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे। ये मोटा मोटी आप मान के चलो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको 1000 के आसपास, सिनोनिम आपको 500 के आसपास, फ्रेज भी आपको 300-400 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा एसएससी क्वेश्चंस मैथ्स में। तो इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और बाकी जीके के बारे में हमने आपको डिस्कस कर ही दिया है। तो यही हमारा जो स्ट्रेटजी है, जो अगले लगभग 30 दिनों तक, 30 दिन भी हालांकि आपके पास तो यदि आप आज से काउंट करोगे तो नहीं होंगे, 28 दिनों की स्ट्रेटजी ही हम इसे बोल सकते हैं, 8 डेज स्ट्रेटजीज, ठीक है। बाकी हम यहाँ कोशिश करेंगे कि रोज एक पेपर, ठीक है, वीक में आपको कम से कम 5 पीवाईक्यू करवा दिया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या झारखंड का या फिर जो भी और दूसरे कोर्ट हैं, ठीक है, उन पे आधारित आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, हाइडोनिम्स, फ्रेजेस के बारे में हमने आपको गाइड कर दिया है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम,